हेलो स्टूडेंट, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं जो हमारे अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज़ वन दैट मूव्स। यानी जो मांग वक्र का जो अपवाद होता है, जो हमारी नॉर्मल डिमांड होती है उससे जो अलग होता है, जो उसका अपवाद होता है, वो कहाँ को मूव करता है। तो देखिए, जो हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वो इस तरह से होता है, ऊपर से नीचे को होता है। लेकिन जो हमारा इसका एक्सेप्शन होता है वो हमारा कैसे मूव करता है, वो हमारा ऐसे करता है अपवर्ड टू द राइट, यानी कि वो राइट की ओर बढ़ता हुआ होता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द टेबल विच गिव्स ए डिमांड शेड्यूल फॉर बटर फॉर एन इमेजिनरी कंज्यूमर। इफ़ वी ड्रॉ ए डिमांड कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इट टेक द फॉलोइंग शेप। देखिए, यहाँ पर प्राइस दे रखा है और क्वांटिटी दे रखी है कि जब प्राइस है पर केजी 14 है तब हमारे पर 1 kg की डिमांड है, और जब 12 रुपीज़ पर केजी की प्राइस है तब हमारी 2 kg की। जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता जा रहा है हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये कर्व दिए गए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा जो कर्व है वो ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वो लेफ़्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये तो है नहीं, देखिए ये वाला तो है नहीं और ये भी नहीं है। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, ये भी नहीं है। ये वाला देखिए लेफ़्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये हमारा सही डिमांड कर्व है। ये बता रहा है कि बटर की कम कीमत होने से जो बटर की मांग है वो बढ़ रही है। तो ये हमारा ऑप्शन डी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी। यानी कि जो एक कमोडिटी है, कोई एक वस्तु है, उसका नॉर्मल डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो नॉर्मल डिमांड कर्व का स्लोप है वो कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नॉर्मल डिमांड का जैसे कि हमको पता है कि ऐसा रहता है, तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो हमारा हैज़ ए नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में क्या दिखाया गया है। तो देखिए, इस फिगर में क्या दिखाया गया है, ए शिफ्ट इन डिमांड। इसमें शिफ्ट हो रही है, जैसे कि प्राइस हमारा देखिए सेम है, लेकिन जो डिमांड है वो अगले डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो रही है। ठीक है, सेम प्राइस पे हमारी डिमांड है वो आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। ये हमने इंडिफरेंस कर्व में भी देखा है, जो ऊपर का वक्र होता है वो नीचे वाले वक्र से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिखाता है। तो ऐसे ही जब ये यहाँ पे ये ऊपर वाला डिमांड कर्व है तो ये पिछले वाले से ज़्यादा डिमांड दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा ये कर्व है ये बढ़ते जा रहे हैं, ये ज़्यादा हमारे डिमांड को दिखा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि ये 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। एन इंक्रीज इन डिमांड इज़ द सेम थिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये क्या कह रहे हैं कि एक डिमांड में वृद्धि जो है, मांग में वृद्धि जो है वो ऐसी है जैसे कि डिमांड में विस्तार। तो ये गलत है हमारा। और देखिए, बी ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग डिमांड इज़ नॉट द सेम थिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड इज़ जस्ट इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो ये भी गलत है, एक ये भी गलत है। और इंक्रीज इन डिमांड इन्वर्सली रिडक्शन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, तो हमारा ये भी गलत है। तो हमारा जो केवल बी ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ ए गिफन गुड लाइक बाजरा ए फॉल इन इट्स प्राइस टेंड टू। यानी जो हमारे गिफन गुड होते हैं, देखिए नॉर्मल जो हमारी डिमांड चलती है वो क्या बताती है कि कम कीमत पे ज़्यादा मांगा जाता है और ज़्यादा कीमत पे कम मांगा जाता है। लेकिन जो हमारे गिफन गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इनकी इसमें जो हमारा डिमांड चलती है वो उसकी एक्सेप्शन होती है, यानी अपवाद होती है। जब इनकी कीमत ज़्यादा होती है
तब इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे इनकी कीमत कम होने लगती है तो बजाय लोग इनकी डिमांड ज़्यादा करने के और चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। तो इस तरह से इसका क्या कह रहे हैं ये कि गिवन गुड में इसका अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्या होगा, इसकी डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये गिवन गुड्स का है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल कर्व इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन। तो जो हमारा एंजल कर्व होता है वो हमारा किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, तो हमारा जो रिलेशन दिखाता है वो इनकम लेवल और क्वांटिटी परचेज्ड। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग इज शोन इन द फिगर। तो जो ये फिगर है इसमें क्या दिखाया जा रहा है, तो जैसा कि हमें पता है कि इस फिगर में एंजल कर्व शो हो रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द सेम। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारी एक डिमांड कर्व पे ही जो मूवमेंट होता है, जैसे हमारा ये डिमांड कर्व है तो इसी पे जो ये मूवमेंट हो रहा है इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इसी को कहेंगे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें क्या शो किया गया है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो हमारा जो सही है वो है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी हमने ऊपर भी देखा, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रॉस डिमांड इन द चेंज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन कमोडिटी इन रिस्पॉन्स। यानी कि जो हमारी क्रॉस डिमांड जिसे हम आड़ी मांग कहते हैं वो क्या होती है, तो क्रॉस डिमांड ये होता है कि जब एक कमोडिटी की डिमांड पर दूसरी कमोडिटी की प्राइस के कम या ज़्यादा होने से जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसे क्रॉस डिमांड कहते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लॉट ए मार्केट डिमांड इक्वेशन कैन बी रिटन जर्नली एज। जो हमारा एक मार्केट डिमांड होती है उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए हमारी किस तरह से लिखी जाती है। जो ये हमारा है क्यू डी इज इक्वल टू देखिए क्यू डी इज इक्वल टू एफ इंटू प्राइस। तो इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जो मांग है हमारी वो फंक्शन है किसका, केवल और केवल प्राइस का। हमें पता चल चुका है कि डिमांड जो है वो किससे इफेक्ट कर होती है, प्राइस से। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी ओरिजिनेटेड विद। यानी जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, तो ये हमारा जेरमी बेंथम ने दिया है, जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एज। मार्जिनल यूटिलिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है कि जो हमारी नेक्स्ट यूनिट यूज़ की जा रही है और जो पहली यूनिट यूज़ कर चुके हैं, तो जो नई यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारी जो यूटिलिटी है उसमें कितना इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो वो हमारी मार्जिनल कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने किसी कमोडिटी की 10 यूनिट यूज़ करी और उनसे हमें यूटिलिटी मिली 250। अब हमने 10 में एक और ये करके यानी 11 यूज़ करी, तो 250 से हमारी कितनी यूटिलिटी हमारी बढ़ी है, ये बढ़ी है हमारी 255। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ये 5 यूटिलिटी है ये हमारी जो 1 यूनिट है इससे मिली है। तो ये इस 1 यूनिट की यूटिलिटी कितनी कही जाएगी, 5। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 5। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है हमारी। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला हमारा है ये सी,
मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी 1, यानी टोटल यूटिलिटी जो चल रही है और उसमें जो नई यूटिलिटी हमने यूज़ करी है उसका डिफरेंस निकाल देंगे तो मार्जिनल आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन बी डिफाइन टोटल यूटिलिटी एज। हम टोटल यूटिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि जितनी हम कमोडिटी की यूनिट यूज़ कर रहे हैं उन सब की अगर अलग अलग यूटिलिटी को कंबाइंड कर लिया जाए तो हमारी टोटल बन जाएगी। जैसे कि देखिए हमने अभी आपको बताया था, तो इस तरह से देखिए इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए सही है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2, ऐसे ही 3 4, ऐसे ही अनलिमिटेड जितनी भी हम यूटिलिटी जितनी भी यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं उनसे जो यूटिलिटी मिल रही है वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। देखिए मैचिंग है, ये क्या बता रहे हैं ये, तो देखिए जॉइंट डिमांड में हमारा आएगा कार एंड पेट्रोल, जिनकी साथ में डिमांड की जाती है। तो फर्स्ट का हमारा 5th हो गया। कम्पिटिटिव डिमांड, ऐसे वो जिनकी की आपस में डिमांड में कंपटीशन रहता है, तो वो हमारा हो जाएगा टी एंड कॉफ़ी, यानी इनकी डिमांड में कोई या तो टी मांगेगा या कॉफ़ी मांगेगा। इनकी जॉइंट डिमांड तो होती नहीं है, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो टी लवर होते हैं, कुछ कॉफ़ी लवर होते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड जिनकी की मतलब साथ में डिमांड, मतलब जिनकी डिमांड है वो लगभग सेम रहती है। तो ये हमारा है डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल यूज़र, यानी चाहे वो घरेलू क्षेत्र के उपभोक्ता हों चाहे वो उद्योग के हों, उनकी जो डिमांड है वो सेम रहती हैं। उसके बाद है जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई में हमारा होता है जैसे शुगर और मोलेसेस, क्योंकि इनकी सप्लाई जो है वो एक साथ ही हो जाती है। कॉम्पिटिटिव सप्लाई, कॉम्पिटिटिव सप्लाई क्या होगी, कॉम्पिटिटिव सप्लाई ये होगी जैसे कि इनका सप्लाई में कंपटीशन रहता है, लिप्टन टी और ब्रुक बॉन्ड टी। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये, एन एग्जाम्पल ऑफ ए कमोडिटी हैविंग कंज्यूमर सरप्लस, मतलब जो कंज्यूमर की सरप्लस है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एग्जाम्पल है साल्ट। क्योंकि देखिए साल्ट का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, हम साल्ट के बिना खाना भी नहीं खा सकते, लेकिन अगर देखने जाएं तो इससे सरप्लस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है कि किसी वस्तु की हमें कितनी ज़रूरत है और किसी के लिए हम कितना पे करने को तैयार हैं। जैसे कि अगर नमक की बात करें, अगर हम खाना सोचें बिना नमक का तो हम बिल्कुल खा ही नहीं पाएंगे और उस नमक के लिए हम बहुत कुछ देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमें बहुत ही कम अमाउंट देना पड़ता है और हमको नमक मिल जाता है। तो इसमें देखा जाए तो कंज्यूमर की सरप्लस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे यूटिलिटी तो उसको बहुत ज़्यादा मिल रही है लेकिन उसके बदले में उसको पे बहुत कम करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो साल्ट है इसमें हमारी कंज्यूमर सरप्लस है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग डायग्राम शोज ए नॉर्मल डिमांड कर्व फॉर आइस्ड कोक, ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट वेदर, प्राइस रिमेनिंग द सेम। देखिए जब हॉट वेदर है तो प्राइस सेम रहने पर भी क्या होगा, जो हमारी कोल्ड कॉफ़ी है या कोल्ड ड्रिंक है इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा ये है, ये आगे आगे वाले वक्र पे शिफ्ट होता रहेगा, प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन ये आगे वाले कर्व पे शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका आगे हम एक और पार्ट लेकर आएंगे। हमारे एमसीक्यू काफ़ी सारे कलेक्शन में हैं जिनके कि सारे हमें वीडियोस बनाने हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे जो बेसिक हैं वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप ये सारे एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। आप डिटेल स्टडी कितनी भी कर लें लेकिन अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं
तो उसको लिए आपको एमसीक्यू की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसी के लिए हम ये सारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आए हैं। इसको आप देखते रहिए, औरों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।